तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर के आज सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसमें जितने भी आज क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, पूरा एंजॉय लीजिए, इस वीडियो का फायदा पूरा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इसके आगे जो भी वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आप देखिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारा चैप्टर का क्या नाम है? हमारा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, जो कि क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक में है। तो चलिए, इसी एनसीईआरटी बुक का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, पहला प्रश्न है, सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुने। क्या है, सही विकल्प चुने। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है प्रश्न, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कहते हैं? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगर जो आप इस प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसका सारा थ्योरी मैं बता दिया हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी इसमें आएंगे, जैसे मैं यहाँ पे आ रही मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये सब सारा हम जानकारी दे दी है। अगर जो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क में है अमेरिका, 2 में है चीन, ग में है भारत, घ में है इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, ग भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो भारत में है। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन है, क्या है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। आपका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार ही अति पिछड़ा राज्य है। पंजाब नहीं होगा, केरल नहीं होगा, बिहार होगा। ये क्या है, दिल्ली। तो ये भी नहीं होगा, बिहार होगा। चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यह है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो भारत अंग्रेजी शासन का एक था, तो क्या था? तो उपनिवेश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। सेकंड में क्या हो जाएगा, शोषण किया। तीसरा में क्या है, अर्थव्यवस्था। तीसरा में है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की ... है। तो आजीविका अर्जन की क्या है, एक प्रणाली है। लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से क्या है? ... है। तो क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया गया है? तो आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 में, आर्थिक विकास
आर्थिक विकास का माप करने के लिए डॉट डॉट को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। आप लोग यहाँ पे क्या भरिएगा? प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 8 में है, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार का स्थिति कैसी है? तो दयनीय है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? दयनीय। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बिहार में डॉट डॉट ही जीवन का आधार है। तो बिहार में क्या है? कृषि ही जीवन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, बिहार के विकास में क्या है? बिहार के विकास में डॉट डॉट एक बहुत बड़ा बाधक है। तो क्या? बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग डिफिनेशन किस तरह से देंगे? चलिए इसे हम लोग डिफिनेशन देते हैं। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर जो आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप इसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे रिवीजन के तौर पर इसे मैं पढ़ता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये सही का निशान देख रहे हैं, ये मेरे शिक्षक के द्वारा चेक किया हुआ कॉपी है, ये मेरा अपना ही कॉपी है। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और है जो ब्राउन के अनुसार ये डिफिनेशन दिया हुआ है, इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। क्या है? ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? क्या है सेकंड में? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, जैसे में हम लोग को ही पूछ दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, और पूरा इस क्वेश्चन का हम लोग फायदा उठाए थे। देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग किस तरह से देंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति एवं देश के सरकार दोनों के पास होता है, इसका उपयोग समाज कल्याण और निजी लाभ के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं? वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति यानी कि किसी भी व्यक्ति एवं देश के सरकार दोनों के पास होता है, निजी व्यक्ति एवं देश के सरकार दोनों के पास होता है, इसका उपयोग सामाजिक कल्याण और निजी लाभ के लिए किया जाता है। जैसे में ऐसा व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में है। यह ऑब्जेक्टिव में आया था पीछे में, तो लिख लीजिएगा आप लोग। अगर जो इसका आंसर आप लिखना चाहते हैं सही तो आप इस वीडियो को रोककर सही से आप लिख लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड में, सतत विकास क्या है? या तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछेगा, सतत विकास का अर्थ क्या है? तो चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग किस तरह से देंगे। देखिए सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे या टिकाऊ बना रहे। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे या टिकाऊ बना रहे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये हमारे टीचर्स के द्वारा मेरे कॉपी जांच किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगाया हुआ है। चलिए इसके बाद लिखना हम लोगों को, इसमें पर्यावरण के बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान आवश्यकताओं के पूर्ति के साथ साथ आने वाली भावी पीढ़ियों को आवश्यकता के ख्याल रखा जाता है। सतत विकास में वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं देखता हूं। सतत विकास क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पे, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे या टिकाऊ बना रहे। ठीक है, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद एक लाइन को छोड़ेंगे और नीचे से लिखेंगे,
इनमें पर्यावरण के बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान आवश्यकताओं के पूर्ति के साथ साथ आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकता के पूर्ति का ख्याल रखा जाता है। सतत विकास में वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, आप इतना लिखिएगा तो पूरा पूरा आपको 2 नंबर मिलेंगे। ऐसा प्रश्न अब 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरीय में आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, या तो पूछेगा आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए आर्थिक नियोजन क्या है, तो आर्थिक नियोजन का उत्तर हम लोग देंगे राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार। क्या देंगे? राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विकास की विभिन्न क्रियाओं में नियोजित एवं समन्वय उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल आपको इसी तरह से लिखना है, बिल्कुल आपको इसी तरह से याद कर लेना है। क्या लिखना है आर्थिक नियोजन के बारे में? तो राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विकास की विभिन्न क्रियाओं में नियोजन एवं समन्वय उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है? मानव विकास रिपोर्ट। चलिए लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो चलिए इसको हम लोग उत्तर देते हैं मानव विकास रिपोर्ट का। तो इसका उत्तर किस तरह से देंगे? मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा पेश किया गया एक रिपोर्ट है। क्या लिखेंगे? मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा पेश किया गया एक रिपोर्ट है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना क्षैतिज स्तर, स्वस्थ स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इतना ही आपका आंसर देना होगा। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा पेश किया गया एक रिपोर्ट होता है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना में क्षैतिज स्तर, स्वस्थ स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 में आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना पर प्रकाश डालना है। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देते हैं आधारिक संरचना के बारे में। तो आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें वे सारी सुविधाएं एवं सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। क्या? वे सारी सेवाएं एवं सुविधाएं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, जैसे में बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग, अस्पताल इत्यादि। ये सारे क्या हैं? हमारे देश के आर्थिक विकास में सहायक हैं। इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ छोड़ेंगे और लिखेंगे जिस देश का आधारभूत संरचना जितना मजबूत होता है उस देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक होता है। ये लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना मजबूत होता है उस देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक होता है। चलिए हम लोग अब चलते हैं सीधा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा क्या है? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो चलिए इसे भी हम लोग उत्तर देते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग इस तरह से देंगे। इसका मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इनका विभाजन से है। देखिए इसका उत्तर हम लोग किस तरह से देंगे? अर्थव्यवस्था की संरचना से देखिए हम लोग इसका उत्तर किस तरह से देंगे? इसका मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से इनका विभाजन से है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। आगे लिख लीजिएगा आप लोग कि इसे
अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। पहला लिख लीजिएगा प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा लिख लीजिएगा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा लिख लीजिएगा तृतीयक क्षेत्र। अगर जो आप नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद इसका डिफिनेशन दे दीजिएगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि कहा जाता है। जैसे में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी इत्यादि। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा में लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे में गैस निर्माण, बिजली निर्माण, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इत्यादि। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के बारे में लिख देंगे, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे में परिवहन, संचार, व्यापार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि, ये सब क्या है तृतीयक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरी का। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं कॉपी पे। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखें। तो उत्तर देंगे, इसके बाद लिखेंगे देश के प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में लंबी समय तक वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। देश के प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में लंबी समय तक वृद्धि होती है, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे हम लोग आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर। उसके बाद एक तरफ लिख देंगे आर्थिक विकास, दूसरी तरफ लिख देंगे आर्थिक वृद्धि। उसके बाद चलेंगे श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार पहला में क्या है? आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। ये किसके अनुसार है? श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार है। और आर्थिक वृद्धि क्या है? आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। ये किनके अनुसार? श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोगों को एक और है मैंडिसन के अनुसार। मैंडिसन के अनुसार क्या है? आर्थिक विकास कि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। ये किसके अनुसार है? मैंडिसन के अनुसार निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। एक और क्या है? मैंडिसन के अनुसार आर्थिक वृद्धि के लिए क्या कहते हैं? ये धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि को सूचक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आर्थिक विकास की माप की सूचनाओं को द्वारा लिखें। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा लिखें। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा लिखें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक इस प्रकार है। पहला राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा मानव विकास रिपोर्ट और चौथा हम लिख देंगे उपभोक्ता व्यय। पहला में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय में आर्थिक विकास का माप का एक प्रमुख सूचकांक राष्ट्रीय आय है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे जब किसी देश में एक वर्ष के अवधि में अंतिम रूप से, यहाँ पे देखिए अंतिम रूप से ऊपर में लिखा हुआ है, अवधि में के बाद लिख लीजिएगा आप लोग अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो आप लोग लिख लीजिएगा जब किसी देश में एक वर्ष के अवधि में अंतिम रूप से यहाँ पे जरूर लिखिएगा, ऊपर में आपको लिखा हुआ है अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित एवं जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा सूचकांक प्रति व्यक्ति आय। तो लिखेंगे क्या? प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का
माप का सबसे उपयुक्त सूचकांक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त परिमाप प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त परिमाण प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद हमारा तीसरा सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक। क्या है? ओ सॉरी, इसमें और कुछ है लिखा हुआ। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, जिस देश का प्रति व्यय अधिक होता है वह देश विकसित एवं जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। ठीक है, आप इसे जरूर लिखिएगा। चलिए अगला है हमारा सूचकांक मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक को किस तरह से लिखेंगे? मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास आर्थिक विकास के माप का भी एक सूचकांक है। इसके तीन सूचक हैं। पहला क्या है? जीवन आशा, दूसरा क्या है? शिक्षा प्राप्ति और तीसरा क्या है? जीवन स्तर। फिर इसके बाद लिखेंगे मानव विकास सूचकांक इन्हीं तीनों सूचकांकों औसत है। क्या लिखेंगे? मानव विकास सूचकांक इन्हीं तीनों सूचकांकों का औसत है, जिसे पैमाने पर 0 से 1 के बीच रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे जिस देश का HDI अधिक होता है वह देश विकसित एवं जिस देश का HDI कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए हम लोग इसका उत्तर पूरा दे लिए। चलिए दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 4 में दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है क्वेश्चन? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार में पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय को बताएं। तो चलिए इसका हम लोग किस तरह से हम लोग उत्तर देंगे। देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बतावें। तो हम लोग उत्तर देंगे यहाँ पे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। उसके बाद क्या है दूसरा में? उसके बाद है दूसरा में आधारिक संरचना का अभाव। क्या है? आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा में कृषि पर निर्भरता। चौथा में क्या है? बाढ़ तथा सुखाड़। पांचवा में क्या है? औद्योगिक पिछड़ेपन। छठा में क्या है? गरीबी। और सातवां में है स्वस्थ एवं ईमानदार प्रशासनों की कमी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पहला में क्या था? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पे हम लोग लिखेंगे कि किस तरह से बिहार में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार को पीछे करता है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। ठीक है, पहला में क्या लिखेंगे? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में। तो बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में ही चला जाता है। उसके बाद लिखेंगे दूसरा में गरीबी। लिखेंगे बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफी अधिक है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, इसके चलते भी बिहार पिछड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखेंगे बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय हैं। तो BPL गरीबी रेखा से नीचे, APL क्या होता है? BPL का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे और APL का मतलब होता है गरीबी रेखा से ऊपर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या? जनसंख्या पर नियंत्रण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। दूसरा में लिखेंगे कृषि का तेजी से विकास। उसके बाद तीसरा में करेंगे बाढ़ पर नियंत्रण। चौथा में करेंगे आधारिक संरचना का विकास। और पांचवा में करेंगे उद्योग का विकास। और छठा में करेंगे गरीबी दूर करना।
सातवां में क्या करेंगे, शांति व्यवस्था की स्थापना, और आठवां में करेंगे स्वस्थ तथा ईमानदार प्रशासन, और नौवां में करेंगे केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग पूरा पूरा क्या कर लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ऑल क्वेश्चन कर लिए। ठीक है दोस्तों, अगर जो आगे में चैप्टर नंबर 2 क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय, तो अगर जो इसका ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमारा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं क्लास 9th और 10th का ऑल विषय का सॉल्यूशन लाता हुआ रहता हूं, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे तो कोई और भी बुक हो, मैं थ्योरी और आंसर क्वेश्चन जरूर बताता हूं। तो इस चैप्टर का आर्थिक व्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसमें जितनी भी थ्योरी आए हैं, अगर जो आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नीचे में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।